Dear student, welcome to you in my YouTube channel KV Physics 11. Today's topics of discussion are conservative force, non-conservative force, kinetic energy, potential energy and work energy theorem. इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह डिटेल में विद एग्जांपल समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। ये फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स or against the force is path independent. It only depends upon the initial and final position of the object. यानी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर यदि वर्क डन डिपेंड कर रहा है तो जो फोर्स इस वर्क को कर रहा है दैट फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स, यानी पाथ पे डिपेंडेंट वर्क नहीं होगा यहाँ पर। तो एग्जाम्पल जो हमें मालूम होने चाहिए वो हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और जो कूलम फोर्स या कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि 12th में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये फोर्सेज जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, यहां पर वही लिखा हुआ है। ये फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पाथ फॉलोड it only depend upon initial and final position of the body. एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कूलम फोर्स, ये जो फोर्सेज हैं वो क्या हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो इसको हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। इसकी बाद में बात करते हैं। पहले जो है प्रॉपर्टी की बात करते हैं और ये भी एक प्रॉपर्टी ही तो है कि जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स या अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने नोट कर रखी है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स फॉर द राउंड ट्रिप इज ऑलवेज जीरो। यानी हम किसी बॉडी को पॉइंट ए से बी ले जा रहे हैं और हम ये वाला PAB पाथ फॉलो कर रहे हैं और जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट बॉडी को A से B ले जा रहे हैं और फिर हमने B से बाया पाथ Q रिटर्न करते हुए हमने इनिशियल पोजीशन पर बॉडी को पहुंचा दिया या कहीं ऑब्जेक्ट को पहुंचा दिया, यानी जहां से चले थे वहीं पर फिर वापस आ गए। तो जब हम APB पाथ को फॉलो करते हुए B पर पहुंचेंगे तो WAPB निकालेंगे, कुछ आएगा। फिर उसके बाद BQA पाथ को फॉलो करते हुए हम रिटर्न करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी। तो यहां पर जब हम A to B जा रहे होंगे बाया पाथ APB, यदि मान लिया ये वर्क डन पॉजिटिव है तो वापस लौटने वाला वर्क डन हम जो है निगेटिव लेंगे और क्योंकि हम सेम उसी पोजीशन पर लौट रहे हैं जहां से चले थे तो नेट वर्क डन जो है वो जीरो आएगा, ठीक है ना। यहां पर इन दोनों वर्क को ऐड करने पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो, क्योंकि यहां पर एक प्रॉपर्टी है कि वर्क डन by the conservative force या against the conservative force does not depend upon the path followed। कोई भी पाथ फॉलो करें यदि इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन रिटर्न होने की पोजीशन सेम है तो वर्क डन जो होगा वो जीरो आएगा। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसको समझ लेते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आसानी से समझ में आ जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी कहें। एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस बात को यदि हमें प्रूफ करना हो तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। हाउ इट कैन बी प्रूव्ड। तो देखिए हमने यहां पर एक फिगर बना रखी है और वहां पर हमने पॉइंट A पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। अब
हम इस ऑब्जेक्ट जिसका कि मास m है वो C पॉइंट पर ले जाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास दो पाथ हैं। एक तो पाथ क्या है, AC पाथ है, AC के थ्रू ले जाएं, या फिर हम देखिए लेवल ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड पर ही पॉइंट A और B लिए जा रहे हैं। अब B से भी C पर ले जा सकते हैं बॉडी को, या बॉडी को B to C ले जाएं। तो हमें यहां पर यह शो करना है कि जो वर्क डन होगा इन कैरिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रॉम पोजीशन A to C और B to C, क्योंकि हम शिफ्ट जो ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल से ही पॉइंट C पर कर रहे हैं। यहां पर पाथ AC ट्रेवल हो रहा है जब A से C ले जा रहे हैं, और B से C जब ले जा रहे हैं, तो पाथ की लेंथ भी अलग है ना। तो वर्क डन जैसा कि हमें मालूम है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहां पर इस बॉडी को जब AC के अलोंग ले जाएंगे, AC पाथ को फॉलो करेंगे, तो बॉडी पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये निकाल लेते हैं। देखिए वेट जो है यहां पर इस बॉडी का mg लगेगा। अब इसको हम रिजॉल्व करें mg को, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये इधर लगेगा mg sin थीटा। तो जितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ठीक उतना ही फोर्स हमें इस इधर लगाना पड़ेगा। तो अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स कितना होगा, वो होगा mg sin थीटा, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स जो है अलोंग द AC जो लग रहा है वो mg sin थीटा लग रहा है। तो कम से कम हमें mg sin थीटा ऊपर की तरफ लगाना ही पड़ेगा। तो फोर्स mg sin थीटा लगेगा जब हम ऑब्जेक्ट को AC पाथ के लॉन्ग मूव कराएंगे, शिफ्ट कराना है ना। तो वर्क डन इज इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम B to C पहले निकालें। तो वो तो सिंपल है कि यहां पर वेट इसका mg लगेगा डाउनवर्ड, और हमें mg ही फोर्स लगाना पड़ेगा अपवर्ड के डायरेक्शन में। तो यहां पर अप्लाइड फोर्स जो है वो mg हो जाएगा जब B to C शिफ्ट करेंगे, और A to C शिफ्ट करेंगे तो अप्लाइड फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा। तो वर्क डन B to C निकाल रहे हैं, B से C ले जा रहे हैं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया BC, है ना। अब दूसरा केस लेते हैं, A to C ले जा रहे हैं, तो वर्क डन इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम A to C, तो हमने बताया था फोर्स क्या लगेगा, mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट AC हो गया। अब यहां पर देखिए फिगर से देखें तो हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। AC की वैल्यू निकालें या कहें साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें, है ना। साइन थीटा की वैल्यू, भाई AC की वैल्यू निकालेंगे तो साइन के टर्म्स में आएगी, और साइन थीटा की वैल्यू AC के टर्म्स में आएगी। तो देखिए यहां पर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया BC अपान AC, यही वैल्यू यहां पर साइन थीटा की रख देते हैं, mg BC अपान AC इंटू AC। तो देखिए ये कट गया, वर्क डन कितना आया, mg इंटू BC, और पहले कितना वर्क डन आया था, mg इंटू BC। तो वर्क डन तो सेम आ गया, है ना। यानी ऑब्जेक्ट को चाहे A से C ले जाएं, चाहे B से C ले जाएं, यानी फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल पोजीशन क्या है, ग्राउंड लेवल है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हम बॉडी को शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि दोनों केसेस में वर्क जो है आ रहा है वो सेम आ रहा है, यानी WBC इज इक्वल टू है WAC। इट मीन्स वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों केसेस में इनिशियल पोजीशन ग्राउंड लेवल है, फाइनल पोजीशन पॉइंट C पर पहुंचना है। तो दोनों केसेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने के कारण जो है वर्क डन जो है सेम आया है। हालांकि पाथ हमने अलग अलग ट्रेवल किया, एक बार जो है पाथ की लेंथ ज्यादा है AC और इन कंपेरिजन टू BC। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसके द्वारा या उसके अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो केवल डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, न कि पाथ फॉलोड पर। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है
क्या हो गया, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाई और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पाथ फॉलोड। तो यहां पर जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल है जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेसिस्टेंस, इन सभी में जो है एनर्जी का लॉस होगा और जो वर्क डन होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा। जैसा कि उसमें जो था वो पाथ इंडिपेंडेंट था कंजर्वेटिव फोर्स में, यहां पर ये पाथ डिपेंडेंट है। भाई पाथ में हो सकता है कि फ्रिक्शन ज्यादा हो, किसी पाथ के थ्रू ले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को और किसी दूसरे पाथ के थ्रू ले जाएं तो वहां पर फ्रिक्शन कम हो। तो इस तरह से वर्क की वैल्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट आएगी। अब बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी के बारे में 9th में पढ़ा था, हालांकि ये समझा जाए तो 9th का सिलेबस है। क्या, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी जिस बॉडी में वर्क करने की कैपेसिटी है, इट मीन्स दैट बॉडी इज पोजेसेस एनर्जी। और ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट है वो वर्क की ही यूनिट है, यानी वर्क को किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं, तो एनर्जी को भी हम जूल में मेजर कर सकते हैं। और जो वर्क के डायमेंशन हैं वही एनर्जी के भी डायमेंशंस हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी का मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट जो होगा उसी में काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन के कारण, वेलोसिटी के कारण जो किसी बॉडी में एनर्जी है उसको कहेंगे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी, उसमें मेथड बताया गया है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द मूविंग बॉडी। यानी कोई बॉडी मूव कर रही है और उसको स्टॉप करने में जितना वर्क किया जाएगा वही वर्क ही काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। या फिर इसका जस्ट अपोजिट कर लें, है ना, बॉडी रेस्ट में है और उसको मूव कराएं फोर्स लगा करके जिससे कि वो सर्टेन वेलोसिटी गेन कर ले, तो उतनी वेलोसिटी गेन कराने में जितना वर्क डन होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो दो तरह से निकाल सकते हैं, यानी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द मूविंग बॉडी, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और दूसरा क्या है, फ्रॉम द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग द सेम वेलोसिटी फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को गेन कराने में जितना वर्क डन होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मतलब हमें वर्क डन निकाल करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। When a force is applied on it, it gains a velocity v after covering a distance x. x डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाती है, v। तो इनिशियली जो है बॉडी यहां पर है और ये रेस्ट में है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0। अब इस पे फोर्स अप्लाई किया गया जिससे कि यहां पर पहुंच करके इसकी वेलोसिटी जो है अब v हो गई है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, x डिस्टेंस ट्रेवल की। तो यहां पर वर्क डन निकाल लें, है ना। तो जितना वर्क डन इस पे किया जा रहा है वही इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो हमने पहले क्या किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की और जिससे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने पता कर ली। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, क्योंकि इनिशियली जो है रेस्ट में थी तो u 0 ले लिया और इस तरह से x इज इक्वल टू आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है या जो डिस्टेंस कवर की गई है वो आ गई b स्क्वायर अपॉन 2a। कितना फोर्स लगाया गया इस पे, उसके लिए फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू a। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा, ma लगा और x डिस्प्लेसमेंट था, x की वैल्यू इतनी है तो ma इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो a कट गया तो ये क्या आ गया 1/2 mv स्क्वायर। तो यही जो है वर्क डन जो निकाला है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिख देंगे। तो देखिए इसी को हमने आगे लिख दिया, W इज इक्वल टू हो गया हाफ mv स्क्वायर, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी है
और दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मास तो पॉजिटिव होता ही है और वेलोसिटी निगेटिव भी होती है, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हाफ mv² जो है की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब यदि मान लिया कोई ट्रेन में बैठा हुआ है पर्सन, अब हम उस पर्सन को उस ट्रेन के फ्रेम में देखते हैं तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब रेस्ट में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन के फ्रेम से देखने पर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्योंकि ट्रेन तो मूव कर रही है, ऐसा नहीं कि ट्रेन रेस्ट में है, ट्रेन इज मूविंग, बट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कंपार्टमेंट कहें, वो पर्सन जो है या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। लेकिन एक पर्सन जो कि आउटसाइड ऑफ द ट्रेन है, वो तो उसको मूविंग पोजीशन में देखेगा ना, क्योंकि पूरी ट्रेन जा रही है, तो उसके अंदर जो बैठा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो भी उतनी वेलोसिटी से जा रहा है। तो यदि हम फ्रेम आउटसाइड ऑफ द ट्रेन लें या ग्राउंड लें, तो हमें वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन मोशन में दिखेगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। जबकि ट्रेन के फ्रेम से देखने पर उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव सिंस m and v² are always positive. The kinetic energy depend on the frame of reference. Example, kinetic energy of a person sitting in a moving train is zero in the frame of train, but half mv² in the frame of earth. आगे बात करते हैं और रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम में देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए, लीनियर मोमेंटम रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट या कहें बॉडी। अब उसका फार्मूला जो होता है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो इसको कैसे रिलेट करते हैं, देखिए, लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो इसका मतलब उसका लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी p इज इक्वल टू mv हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की क्या होगी, हाफ mv² हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो हाफ mv² था उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया और मास से डिवाइड कर दिया है ना। तो ये तो हो गया 1/2m, और मास से मल्टीप्लाई हुआ मास को, तो m² हो गया v², है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2m, और इसको लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर। mv क्या होता है, लीनियर मोमेंटम यानी p होता है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, इसकी जगह आ गया p²/2m, तो k इज इक्वल टू हो गया p²/2m। लीनियर मोमेंटम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर मोमेंटम p की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी √2mke। ये लीनियर मोमेंटम की वैल्यू हो गई काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। अब हम इसकी ग्राफ की बात करें कि किस तरह से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 क्वांटिटी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है, मास है और लीनियर मोमेंटम है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 3 क्वांटिटी है, हमारे पास एक्सिस हैं 2, एक्स और वाई एक्सिस सपोज। तो हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट लेकर के जो बची हुई 2 क्वांटिटी होंगी उनके बीच ग्राफ ड्रॉ किया करेंगे। देखिएगा अगले फिगर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन k इज इक्वल टू हाफ क्या कहें, p²/2m कहें, या हाफ p²/m भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है रिलेशन वही है। यहाँ पर p को कांस्टेंट ले लिया गया, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² जो कि कांस्टेंट हमने ले लिया है, और नीचे 2m है। तो इससे पता लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू है 1/, मास ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी और मास में जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से कर्व आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो ये ग्राफ इस तरह से कर्व आएगा काइनेटिक एनर्जी और मास का। अच्छा, दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट ले रहे हैं,
तो फार्मूला हमारे पास तो वही है, के इज इक्वल टू है पी स्क्वायर अपॉन 2, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2m इंटू कॉन्स्टेंट यानी के, और के को हमने इसको कांस्टेंट ले लिया है, तो इसका मतलब पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। अब यहां पर इसका ग्राफ भी कर भी आएगा, लेकिन जिस क्वांटिटी का स्क्वायर होगा इसके अलावा दूसरी जो क्वांटिटी है उसकी तरफ जो है कर्व झुका हुआ आएगा। ये याद रखने के लिए है कि जिसका स्क्वायर होगा उस तरफ कर्व नहीं झुकेगा, दूसरी क्वांटिटी की तरफ झुकेगा। मतलब यहां पर स्क्वायर जो है लीनियर मोमेंटम का है, तो जो हमारा ग्राफ आएगा, कर्व आएगा, वो मास की तरफ, जिस एक्सिस पे हमने मास रिप्रेजेंट किया हुआ है उस एक्सिस की तरफ बेंड करेगा। तो देखिए ये ग्राफ है, कर्व है, और मास यानी एक्स एक्सिस की तरफ जिस पे हमने मास को लिया हुआ है उस तरफ को ये ग्राफ यानी कर्व झुक रहा है, न कि पी की तरफ। ये बात अगले ग्राफ से फिर से क्लियर हो जाएगी। अब की बार हमने मास को कांस्टेंट ले लिया है, तो हमारा फार्मूला सीधा वही हो जाएगा कि के इज इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर अपॉन 2m, और 2m क्या है, इसको हमने कांस्टेंट कर दिया है, मास को कांस्टेंट कर दिया है, तो ये के प्रोपोर्शनल टू हो गया पी स्क्वायर की। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में हमने जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पी स्क्वायर जो है, जिसको कि हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रखा है, और काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ग्राफ हमारा कर्व जो होगा वो किसकी तरफ बेंड करेगा, जिस एक्सिस पे हमने काइनेटिक एनर्जी को शो कर रखा है। क्योंकि स्क्वायर जिस क्वांटिटी का होता है उस तरफ को ग्राफ बेंड न करके दूसरी क्वांटिटी जिसका स्क्वायर नहीं है, सिंपल है, क्वांटिटी यूज की जा रही, उसकी तरफ झुकता है। याद करने के लिए वैसे तो हमें मालूम है कि क्योंकि इसका वेरिएशन बड़ी तेजी से हो रहा है, मोमेंटम की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से जो कर्व आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी की तरफ बेंड हो जा रहा है। तो ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को कांस्टेंट ले लें और बची हुई दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। आगे बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, है ना। ये क्या है कि इट स्टेट दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। भाई वर्क डन निकालेंगे तो हमें वो आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो इसका मतलब ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो लेट ए बॉडी ऑफ मास m has initial velocity u, a force f is applied in the direction of the motion, so its velocity become v, यानी इंक्रीज हो गई होगी because force is applied in the direction of the motion after time t टाइम तक फोर्स अप्लाई किया गया जिससे कि उसकी वेलोसिटी जो है u से v हो गई है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय द स्मॉल डिस्टेंस ds इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि यहां पर हमने स्मॉल डिस्टेंस मूव किए तो वर्क डन dw ले लिया इज इक्वल टू f इनटू ds हो जाएगा। स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि हमें पूरा वर्क डन निकालना है, जब बॉडी को जो है इनिशियल वेलोसिटी जो कि u थी v तक पहुंचाने में, तो वैसे ही हम इसे करना पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए तो यहां पर क्या है कि देखिए, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम और इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ देखिए, तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा f ds था अभी, तो फोर्स की जगह लिख दिया m इंटू dv बाई dt, ये फोर्स की वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पर, और ds। अब यहाँ पर थोड़ा रीअरेंज किया हमने, इसको क्या लिख दिया है, देखिए ds बाई dt कर लिया है और dv को अलग कर दिया है, इसको इधर कर दिया है, इसको इधर कर दिया है। तो m इंटू ds बाई dt इंटू dv, ds बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या कहें डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो हो गई वेलोसिटी। ds बाई dt क्या होती है, वेलोसिटी। तो इस तरह से वर्क डन dv इज इक्वल टू हो गया m v dv।
अब टोटल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। तो जब हम लेफ्ट LHS को इंटीग्रेट करेंगे dw को, तो हमें w मिल जाएगा, और जो RHS में है mv/dv, उसको इस लिमिट के साथ, इनिशियल जो है वेलोसिटी v है, u है, और फाइनल वेलोसिटी v है, तो mdv को हमने देखा कि यहाँ पर मास तो कांस्टेंट होता, उसको बाहर निकाल लिया, v इंटू डी को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। यहाँ पर इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, न कि डिफरेंशिएशन से, है ना। तो इस तरह से हमने देखिए फार्मूला कौन सा लगाया है इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx होता है, तो ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हमारे में हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या v इंटू डी था, तो v की पावर कितनी थी 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा v 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो इसीलिए ये b स्क्वायर अपॉन 2 आ जा रहा है। तो देखिए अब तो बाहर था, ये b स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट u और v है, तो हायर लिमिट को पहले लिखते हैं, तो हमने इस v को v से रिप्लेस किया तो v ही आएगा, तो 1 अपॉन 2 v स्क्वायर माइनस v की जगह पर क्या लोअर लिमिट लिख देंगे, 2 को बाहर निकाल लिया था, तो इस तरह से 1 अपॉन 2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दें तो ये मिलता है हमें हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, ये फाइनल उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपली आ गया जी, थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन है और कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन सिंपल सा फार्मूला लग रहा है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किसी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जैसे हम किसी स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है ना, उसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जा रही है, कंप्रेस कर देते हैं तो डिक्रीज हो रहा है, ये थोड़ा उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है। अब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पड़ा है, किसी हाइट पे रख दे रहे हैं, तो उसकी मतलब पोजीशन में चेंज होने की वजह से उसमें बॉडी में एनर्जी आ जा रही है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल में भी बताया गया, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पोजेसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ए कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड स्प्रिंग पोजेसेस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर देखा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी हम दो तरह की पढ़ेंगे, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो सिंपली हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि 9th में पढ़ा है। ये बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, द फोर्स अप्लाइड टू रेज द बॉडी, जितना उसका वेट होगा, है ना। किसी बॉडी को किसी हाइट तक रेज करना है, उठाना है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ता है, जितना उसका वेट होता है। तो वेट के इक्वल यहाँ पर हमने फोर्स लगाया बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए। ये ग्राउंड लेवल है ना, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से हमने mg फोर्स लगा करके उसको h हाइट तक ले गए। तो वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mg इंटू h। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा फार्मूला आ गया mgh। अच्छा, अब हम बात करेंगे इस पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन जो है निकालेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के साथ, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या कहें बॉडी। तो जैसा कि हमें मालूम है कि वर्क डन हम आसानी से निकाल सकते हैं, और जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, तो वही तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो इसी बेसिस पे हम कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन सेटअप करेंगे। व्हेन ए फोर्स Fx इज
acting on a body displaces it through a distance delta x in the direction of force applied. fx का मतलब x एक्सिस के along फोर्स लग रहा होगा, इससे कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के along होगा. द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी डेल्टा डब्ल्यू, या कहें स्मॉल वर्क डन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पर हमें डी एक्स करना पड़ेगा, तो ये डी एक्स हो जाएगा और ये डी डब्ल्यू हो जाएगा. ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, लेकिन हमने जानबूझ करके यहाँ पर डेल्टा लिया हुआ है, ठीक है ना. तो एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना. अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, आज कुछ नहीं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वर्क डन, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मतलब चेंज निकालना है. यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन डेल्टा यू का मतलब है यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना. इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू, निगेटिव साइन के साथ, है ना. क्योंकि हमें यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो है अप्लाई किया गया, यानी अप्लाइड फोर्स जो है, जो अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम जो है उसको निगेटिव ले रहे हैं. तो इस तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगी निगेटिव ऑफ चेंज इन, या कहें वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू. तो ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये वही स्मॉल वर्क डन है जो कि हम निकाल चुके हैं. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है ना. तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा एक्स को इधर भेज दिया, तो माइनस डी यू बाई, या कहें डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स. इसको हम लिख तो ऐसे भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, डी यू निगेटिव ऑफ, ये भी लिखा जा सकता है. अब हम जनरल केस लें, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट हमने ले ली है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो मीन्स देयर इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है. तो एफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डेल, इसको पढ़ते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स निगेटिव साइन के साथ. तो ये हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स लग रहा था उसके लिए रिलेशन हो गया. इसी तरह से जो फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा होगा उसके लिए रिजल्ट आएगा माइनस डेल यू बाई डेल बाई, और एफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड, है ना. या कहीं ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो एफ इज इक्वल टू जो है एफ का जनरल टर्म यानी थ्री कंपोनेंट के साथ हम लिख सकते हैं कि आई एफ एक्स प्लस जी एफ वाई प्लस एफ जेड के, यानी जो यूनिट वेक्टर हैं उनको साथ में लिखते हुए हमने फोर्स के तीनों कंपोनेंट लिख दिए. तो इस तरह से जब हमने डेल यू उसके भी कंपोनेंट लिख दिए, क्योंकि जो है एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, निगेटिव ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स है, और ये आई कंपोनेंट मतलब अलोंग एक्स एक्सिस. उसी तरह से वाई की वैल्यू लें तो ये जो है हमारा माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे, और माइनस डेल यू बाई डेल जेड के. तो इस तरह से हमने जब वैल्यू एफ एक्स की, एफ वाई की, एफ जेड की वैल्यू यहाँ रख ली, तो हमें नेट फोर्स जो लग रहा था बॉडी पे उसका ये रिलेशन आया है कि नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ, हाँ निगेटिव, पूरा निगेटिव कॉमन ले लें तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस, यानी निगेटिव कॉमन लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस ये आई कैप हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई जे कैप हो जाएगा, प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप हो जाएगा. तो ये हमारा फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के साथ ये रिलेशन आ जाता है. इसका कहीं जहाँ कहीं यूज होगा, मतलब जनरल हम याद रखें कि फोर्स जो होता है यानी जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी बात करते हैं, वो इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद नेगेटिव साइन, है ना. और वो किस एक्सिस के लॉन्ग चेंज हो रही है वो भी हमें मेंशन करना पड़ता है. तो इस तरह से हमने बात की आज बहुत ही सिंपल टॉपिक्स की, जो कि 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके थे. तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ.